हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है रोम साम्राज्य, जिसमें हम देखेंगे रोम साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था। आज का अधिकांश यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका, ये 3 महाद्वीप थे। इनमें फैला हुआ था। यूरोप में, पश्चिमी एशिया में और उत्तरी अफ्रीका में ये फैला हुआ था। बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। ये देखिए, ये है रोम, ये इटली है, इधर ये ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, इंग्लैंड तक फैला हुआ था ये इधर, और यहाँ एशिया तक फैला हुआ था। ये एशिया है, पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ था। पूरे एशिया में नहीं, इधर एशिया का ये पश्चिमी भाग है, इसमें फैला हुआ था। और ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका का उत्तरी भाग है, इसमें फैला हुआ था। ये पूरा है वो रोम साम्राज्य है। उस टाइम 2 ही साम्राज्य थे, एक तो था ये रोम साम्राज्य और एक था ईरान साम्राज्य। इन्हीं का दुनिया पे है वो राज चलता था, 2 साम्राज्य का। और ये दोनों साम्राज्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, एक दूसरे के दुश्मन थे ये। आगे है रोम साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, यानी जिनसे हमें रोम साम्राज्य के बारे में पता चलता है कि कैसा रोम साम्राज्य है, इसका फैलाव कैसे हुआ था, इसका उदय कैसे हुआ, इसका पतन कैसे हुआ, इन सब के बारे में पता चलता है। सामग्री, जिसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जो रोम साम्राज्य की जानकारी के स्रोत है, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पाठ्य सामग्री, पाठ्य सामग्री में आते हैं हमारे वृष वृत्तांत, पत्र, व्याख्यान, प्रवचन और कानून। वृष वृत्तांत समकालीन व्यक्तियों द्वारा प्रति वर्ष लिखे जाने वाले इतिहास के ब्यौरे को वृष वृत्तांत कहा जाता है। समकालीन व्यक्तियों का मतलब है कि उस टाइम जो इतिहासकार थे, जो व्यक्ति थे, विद्वान लोग, वे हर वर्ष जो इतिहास की जानकारी लिखते थे, ब्यौरा लिखते थे, उसी को वृष वृत्तांत कहा जाता है। इसके नाम से ही पता चलता है वृष वृत्तांत, यानी हर साल लिखने वाले जो ब्यौरे हैं, जो जानकारी है, उसको वृष वृत्तांत कहते हैं। पत्र को आप समझते ही हैं, जो लेटर वगैरह लिखते हैं। प्रवचन, जो कथन है, वे लिखे जाते थे, उनसे भी हमें पता चलता है रोम साम्राज्य के बारे में। और कानून, जो कानून बनते थे, उनके बारे में भी लिखा जाता था, जिससे हमें रोम साम्राज्य के बारे में पता चलता है। आगे है प्रलेख और दस्तावेज। जो प्रलेख हैं और दस्तावेज हैं, प्रलेख दस्तावेज ही होते हैं, प्रलेख कहो या फिर दस्तावेज कहो, एक ही बात है। पेपराइस पर लिखे गए जो दस्तावेज हैं, पेपराइस है, उस पर लिखे जाते थे। इनसे भी हमें रोम साम्राज्य के बारे में पता चलता है। पेपराइस क्या होता है? एक सरकंडे जैसा पौधा होता है जो नील नदी के किनारे उगा करता था, यानी उस टाइम है वो सरकंडे जैसा पौधा होता था, और उसी से ही लेखन सामग्री हो तैयार की जाती थी। पेपराइस से है वो लेखन सामग्री हो तैयार की जाती थी। और जो सरकंडे जैसा पौधा, उससे लिखा जाता था, कलम बना करके लिखा जाता था, पेपराइस कहते हैं उसको। आगे है भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष का मतलब जो इमारतें मिली हैं, जो बर्तन मिले हैं, जो सिक्के मिले हैं। उस टाइम दिनारियस एक है वो सिक्का चलता था। दिनारियस उस चांदी का सिक्का होता था। ये उससे हमें पता चलता है कि जो रोम साम्राज्य हो कितना हो शक्तिशाली था, कैसे फैला हुआ था, इन सब के बारे में पता चलता है। रोम साम्राज्य का आरंभिक काल हुआ यूं कि जूलियस सीजर नाम का राजा था। जूलियस पंचांग है, वो भी आता है, जूलियस पंचांग उसके नाम से। और उसका कोई संतान नहीं थी और उसका कोई पुत्र नहीं था। उसने पुत्र है वो गोद लिया था। ऑक्टेवियन नाम के व्यक्ति ने, ऑक्टेवियन ने उन सभी को मार दिया और खुद है वो गद्दी पर बैठ गया था। प्रथम सम्राट ऑगस्टस, जो ऑक्टेवियन था, उसने वो राजा बनने के बाद अपना नाम है वो ऑगस्टन रख दिया। ये उपाधि है ऑगस्टस की। 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस ने
गणतंत्र शासन व्यवस्था का तख्ता पलट कर दिया, यानी उनका तख्ता पलट कर दिया और स्वयं सम्राट बन गया। उसके राज्य को प्रिंसिपेट कहा जाता था। जो ऑगस्टस का शासन है या राज्य है उसको प्रिंसिपेट कहा जाता है। वह एक प्रमुख नागरिक के रूप में था। निरंकुश का मतलब अत्याचारी जो शासक होते हैं, जो जनता पर अत्याचार करते हैं, वैसा नहीं था। वो निरंकुश शासक नहीं था। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के प्रमुख 3 खिलाड़ी, यानी जो राजनीतिक इतिहास है उसके 3 प्रमुख है वो योद्धा थे या खिलाड़ी थे। एक तो होता है सम्राट और अभिजात वर्ग। जो उच्च वर्ग, जो धनी परिवार है, धनी वर्ग है, उन्हीं को अभिजात वर्ग कहते हैं। और दूसरा जो सेना होती है उसको तीसरा खिलाड़ी कहती हैं, तीसरा योद्धा कहते हैं। प्रांतों की स्थापना हुई। मैंने ये पूरे फैक्ट बताए हुए हैं आपको कि जो अगस्टस था उसके टाइम में क्या क्या हुआ था। प्रांतों की स्थापना हुई और सार्वजनिक स्नान गृह है वो भी स्थापित किया गया। उस टाइम है वो बनाया गया था। आगे है ऑगस्टस। ये ऑगस्टस की प्रतिमा है, ये देखिए 1ली शताब्दी में। और ईसा मसीह का जन्म हुआ था इसी टाइम है वो 1ली शताब्दी में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो इसी तरह ये दिखाया गया है, देखिए। आगे है मध्य का काल, यानी जो 3री शताब्दी का संकट है उसको कहा जाता है मध्य का काल। प्रथम और द्वितीय शताब्दियां शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी। यानी जो प्रथम और द्वितीय शताब्दियां थी, 1ली और दूसरी शताब्दी थी, उसमें शांति रही पूरी तरह से समृद्धि रही, आर्थिक विस्तार हुआ। यानी जो हमारा व्यापार है, इनका व्यापार था वो भी पूरी तरह से उसका भी विस्तार हुआ था। यानी कि कुल मिला के पूरी तरह वो शांति थी पूरे साम्राज्य में। लेकिन जो 3री शताब्दी आई, 3री शताब्दी का संकट इसलिए कहा जाता है क्योंकि 3री शताब्दी में है वो जो साम्राज्य है वो उथल पुथल होने लगा, उसमें आक्रमण होने लगे इसी तरह से, इसलिए 3री शताब्दी का संकट कहा जाता है। 3री शताब्दी में है वो तनाव उभरा जब ईरान के ससानी वंश के बार बार आक्रमण हुए हैं, वो उसी से है साम्राज्य वो उथल पुथल होने लगा। यानी कि जो ईरान है और रोमन साम्राज्य वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। तो ये जो ईरान के लोग हैं वो रोमन साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे या शासन करना चाहते थे। इसलिए ईरान के जो ससानी वंश के है वो बार बार आक्रमण हुए यहाँ पर। और इसी बीच जर्मन मूल की जनजातियां, यानी जर्मन की जो जनजातियां हैं, कौन कौन सी जनजातियां, जैसे फ्रैंक होंगी, एल्मनाई होगी और गोथ, इन्होंने रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया, जिससे साम्राज्य में अस्थिरता आई। अब साम्राज्य का वो धीरे धीरे पतन होने लगा। 47 वर्षों में 25 सम्राट हुए। इसे 3री शताब्दी का संकट कहा जाता है। 47 वर्षों में 25 सम्राट हुए और 3री शताब्दी का संकट कहा जाता है। यानी इतने कम टाइम में, इतने थोड़े थोड़े समय के लिए वो राजा बदलते रहे। आगे है परवर्ती पुराकाल। 4ठी से 7वीं शताब्दी का काल है वो परवर्ती पुराकाल कहा जाता है। 2 बातें होती हैं, पूर्ववर्ती काल जो और परवर्ती काल। पूर्ववर्ती का मतलब पहले का काल, 3री शताब्दी से पहले का काल, यानी कि आप समझ लीजिए कि 250 वर्षों का काल है उसको पूर्ववर्ती काल कहा जाता है। और जो 3री शताब्दी के बाद का काल है उसको परवर्ती पुराकाल कहा जाता है। 4ठी शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक का काल है वो परवर्ती काल कहा जाता है। और 3री शताब्दी तक का काल है वो पूर्ववर्ती काल कहा जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, परवर्ती पुराकाल। 4ठी शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक का। इसमें सबसे पहले राजा हुए डायोक्लेशियन का शासन आया 284 से 305। डायोक्लेशियन एक बहुत ही अच्छे शासक थे। इसने जो सैनिक कार्य थे और असैनिक कार्य थे, जो सेना के कार्य थे उनको अलग कर दिया और अपना पूरा साम्राज्य है
पूरा साम्राज्य है उसकी किलेबंदी कर दी, यानी ये साम्राज्य है इसके ऊपर पूरे है बॉर्डर बना दिए कि हमारा साम्राज्य इधर है, क्योंकि आक्रमण होने लगे थे तो इन्होंने किले बना दिए। जो बॉर्डर है साम्राज्य का वहां पे इसने किले बना दिए, जो साम्राज्य की सीमा पर है इसने किले बनाए। आगे है कॉन्स्टेंटाइन शासक, ये भी बहुत ही महान राजा हुए थे। ईसाई धर्म राज धर्म, इसका मतलब क्या हुआ, ईसाई धर्म राज धर्म, यानी जो ईसाई धर्म है उसको राज धर्म बना दिया था, राज धर्म बना दिया था किसने, कॉन्स्टेंटाइन ने। ये क्वेश्चन बनता है कि ईसाई धर्म को राज धर्म किसने बनाया था, कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था। सोलिडस सोने का सिक्का, ये सोने का सिक्का है सोलिडस, ये किसने चलाया, कॉन्स्टेंटाइन ने। कुस्तुनतुनिया राजधानी है वो बनाई थी कॉन्स्टेंटाइन ने, इसके नाम से ही मैच हो रहा है ना, कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटाइन। व्यापार विकास हुआ और ये कुस्तुनतुनिया है आधुनिक इस्तांबुल है शहर है, वहां पे है, पहले इसको बाइजेंटाइन कहा जाता था। तुर्की में है, तुर्की में जो इस्तांबुल इसकी राजधानी। आगे है व्यापार विकास, इसका जो कॉन्स्टेंटाइन है उसके समय में है बहुत ही व्यापार का है, बहुत ही डेवलपमेंट हुआ। आगे है स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में क्या था, जो इमारतें वगैरह बनाई थी वो बहुत ही ज्यादा किसके काल में बनी थी, कॉन्स्टेंटाइन के काल में बनी थी। आगे है जस्टिनियन शासक, जस्टिनियन के काल में क्या हुआ था, सांस्कृतिक विविधता होना। जस्टिनियन के काल में सांस्कृतिक विविधता, ये मुख्य पॉइंट था। जो संस्कृति है वो है अलग अलग भागों में विभाजित हो गई थी, या जो मतलब अलग अलग कल्चर के लोग हैं वो शामिल हो गए थे। अब आक्रमण होने लगे तो वहां पे लोग अलग अलग जो उनका कल्चर है, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं वो रहने लगे थे, यानी जो संस्कृति है उसमें विविधता आ गई थी, भिन्नता आ गई थी। आगे है रोम साम्राज्य का विस्तार, यानी रोम साम्राज्य का विस्तार है वो कैसे हुआ, पूरा ये बताया हुआ है। रोम साम्राज्य का आर्थिक आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था, यानी उसके पास है वो धन की कोई कमी नहीं थी। बंदरगाह, खाने, खदाने, ईंट के भट्टे, जैतून का तेल के कारखाने अधिक मात्रा में व्याप्त होना, यानी ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में थे। बंदरगाहें थी, व्यापार होता था, खाने थी, खदाने थी, ईंट के भट्टे थे, जैतून का तेल निकालने वाले कारखाने थे, ये सभी थे। असाधारण उर्वरता के क्षेत्र, जहाँ पे हो फसल वगैरह भी अच्छी होती हो, उर्वरता हो, ऐसे भी असाधारण या मतलब बहुत अधिक उर्वरता के क्षेत्र है वे रोमन साम्राज्य में थे। सुसंगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था और धन का व्यापक रूप से प्रयोग, यानी उस टाइम में भी बैंकिंग व्यवस्था थी, धन का वो व्यापक रूप से प्रयोग करते थे वे। तरल पदार्थों की ढुलाई जिन कंटेनरों में की जाती थी, जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको कंटेनरों में भरा जाता था। तरल पदार्थ है उसकी ढुलाई जिन कंटेनरों में की जाती थी उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। एम्फोरा, ये इम्पोर्टेंट है कि एम्फोरा पूछ ले कि एम्फोरा है वो किसे कहा जाता है। तरल पदार्थों की ढुलाई के लिए जिन कंटेनरों का प्रयोग करते हैं उसको एम्फोरा कहा जाता है। स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल ड्रेसल 20 नामक कंटेनरों में ले जाया जाता था। ये ड्रेसल 20 क्यों कहा गया भाई इसको, क्योंकि जो एक हेनरिक ड्रेसल नाम के इतिहासकार के नाम पे इसको ड्रेसल 20 है वो कहा जाता था। और जैतून का तेल है वो भरा जाता था इनमें ड्रेसल 20 नाम के कंटेनरों में। आगे है रोमन साम्राज्य में श्रमिकों पर नियंत्रण, कैसे अपना श्रमिकों पर कंट्रोल करते थे जो राजा, ये पूरा बताया गया है। दासता की मजबूत जड़ें पूरे रोमन साम्राज्य में फैली हुई थी। इटली में 75 लाख की आबादी में से 30 लाख दासों की संख्या थी, यानी जो दास व्यवस्था है, दास थे वो दास जो गुलाम होते हैं वे ज्यादा थे रोमन साम्राज्य में, पूरे साम्राज्य में वे फैले हुए थे। दासों को पूंजी निवेश का दर्जा प्राप्त था, यानी एक पूंजी समझा जाता था दासों को। उच्च वर्ग के लोगों द्वारा श्रमिकों और दासों से क्रूरता पूर्ण व्यवहार किया जाता था, यानी
जो श्रमिक होते थे, जो दास होते थे, उन पर बहुत अत्याचार किए जाते थे। ग्रामीण लोग ऋणग्रस्तता से जूझ रहे थे, यानी जो साहूकार थे, व्यापारी थे, वो गांव के लोगों को ऋण देते थे, पैसा है वो ब्याज पर देते थे, तो वो ऋणग्रस्तता से जूझ रहे थे। दासों के प्रति व्यवहार सहानुभूति पर नहीं बल्कि हिसाब किताब पर आधारित था, यानी उनके प्रति कोई भी लगाव नहीं था। दासों के प्रति उनका सिर्फ हिसाब किताब पर आधारित था, उनका जो व्यवहार था सिर्फ हिसाब किताब पर आधारित था। आगे है रोमन साम्राज्य में सामाजिक श्रेणियां, यानी जो सामाजिक श्रेणियां हैं वे कौन कौन सी हैं। प्रारंभिक राज्य में है कौन कौन सी श्रेणियां थी। सेनेटर थे, एक व्यवस्था होती थी सीनेट व्यवस्था होती, उसके सदस्य हैं, उसको कहा जाता है सेनेटर। और जो सीनेट संस्था है, सीनेट संस्था में उच्च वर्ग के या धनी परिवारों के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। अभिजात वर्ग कह सकते हैं इसको हम। अश्वारोही, जनता का सम्मानित वर्ग, निमंतर वर्ग और दास। परवर्ती काल में अभिजात वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्नतम वर्ग। भ्रष्टाचार था, लूट खसोट होती थी रोमन साम्राज्य में। रोमन साम्राज्य में पुराकाल की विशेषताएं। रोमवासी है वो बहुदेववादी थे, यानी बहुत सारे देवताओं को पूजते थे, उनकी प्रार्थना करते थे। लोग जुपिटर, जुनो, मिनर्वा तथा मोर्स जैसे देवी देवताओं की पूजा करते थे। ये मुख्य देवता थे। जुपिटर की कर दी, ये मुख्य देवता थे, जैसे जुपिटर हो गया, जुनो, मिनर्वा, मोर्स, ये देवी देवता इनकी पूजा करते थे। आगे है यहूदी धर्म। रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म था। यहूदी धर्म या ईसाई धर्म कह सकते हैं इसको। सम्राट डायोक्लेशियन द्वारा सीमाओं पर किलेबंदी बनवाना। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राज धर्म बनाने का निर्णय लिया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि किलेबंदी किसने करवाई, डायोक्लेशियन ने। कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राज धर्म बना दिया। साम्राज्य के पश्चिमी भाग में उत्तर से आने वाले समूह गोथ, बेंडल तथा लोम्बार्ड आदि ने बड़े प्रांतों पर कब्जा करके रोमोत्तर राज्य स्थापित कर लिए। यानी जो आक्रमण करते थे, जो बाहरी लोग आक्रमण करते थे, रोमन साम्राज्य से बाहर के जो लोग थे, वे जैसे गोथ, बेंडन और लोम्बार्ड, ये इन्होंने है बड़े प्रांतों पर कब्जा कर लिया था। प्रांतों का पुनर्गठन करना। अब प्रांतों का है जो दोबारा से गठन किया गया, दोबारा बनाया गया प्रांतों को। सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग करना, ये काम किसने किया था, डायोक्लेशियन ने किया था। सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग किया था। इस्लाम का विस्तार प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति है, यानी इस्लाम धर्म है वो भी धीरे धीरे फैलने लगा था। आगे है रोम साम्राज्य में सैनिक प्रबंध की विशेषताएं। सैनिक प्रबंध है वो कैसे होता था। रोम सेना राजनीति की एक महत्वपूर्ण संस्था। व्यावसायिक सेना, जो महत्वपूर्ण संस्था थी कौन थी, वो व्यावसायिक सेना। सेवा करने की अवधि है वो निश्चित होती थी, यानी पूरा फिक्स टाइम होता था कि इतने टाइम तक इनको ड्यूटी करनी है या इनको सेवा देनी है। सबसे बड़ा एकल निकाय था, अलग कर दिया गया था। एकल निकाय का मतलब अलग संस्था थी। सेनेट में सेना का डर था। जो सेनेट होते थे, जो धनी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है, जिसमें ये भी एक संस्था है सेनेट संस्था, उसमें सेना का डर था, यानी वो सेना से डरते। जो सेनेट के लोग है वो सेना से डरते थे, क्योंकि सेना है वो क्रूर थी। सेना भी वो आतंक मचा देती थी अगर उनका वेतन और उनकी जो मांगे है वो पूरी ना की जाए। मतभेद होने पर गृह युद्ध, यानी अगर गृह युद्ध भी छिड़ जाता था। गृह युद्ध का मतलब जो रोम साम्राज्य में है आपस में ही दो गुटों में है वो युद्ध हो जाना, मतलब एक ही प्रांत में या एक ही साम्राज्य में हो आपस में है वो युद्ध हो जाना, उसको गृह युद्ध कहते हैं। आंदोलन व विद्रोह, आंदोलन भी हो जाते थे, विद्रोह भी कर देते थे। जो सेना है वो आंदोलन करती थी, विद्रोह करती थी। शासक और सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति है वो किसके पास थी, सेना के पास थी। आगे है दास प्रजनन।
गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उनके साथ मर्दों को अधिकाधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। उनके बच्चे भी आगे चलकर दास ही बनते थे, यानी जो बच्चे होंगे फिर दास बनेंगे, तो उनको प्रोत्साहित किया जाता था कि वे ज्यादा से ज्यादा बच्चे है वो पैदा करें, क्योंकि दास है वो श्रमिक बनाते थे, उनको फिर आगे काम करवाते थे। दास श्रमिकों के साथ समस्याएं। रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर, जो सरकारी निर्माण कार्य है उन पर भी लगा दिया जाता था। स्पष्ट रूप से मुक्त श्रमिकों का व्यापक प्रयोग किया जाता था, क्योंकि दास श्रम का बहुतायत प्रयोग करना बहुत महंगा पड़ता था। भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर के लिए भोजन देना पड़ता था। यानी जो भाड़े के मजदूर हैं, यानी जो मजदूर होते थे, उनको तो सिर्फ एक बार उनका जो वेतन है वो दे दिया जाता था, उनका भाड़ा वो दे दिया जाता था। लेकिन जो गुलाम होते थे, गुलाम श्रमिक होते थे, उनको खाना भी देना पड़ता था, रहने के लिए जगह भी देनी पड़ती थी, तो उनके बहुत सारे खर्चे थे। इसलिए ये जो गुलाम श्रमिक है वो बहुत ही महंगे पड़ते थे, उनके अन्य खर्चे भी उठाने पड़ते थे, जिससे इस गुलाम श्रमिकों को रहने की लागत है वो बढ़ जाती थी। दास श्रम महंगा होने के कारण दासों को मुक्त किया जाने लगा। अब इन दासों और मुक्त व्यापारियों को व्यापार प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। अब धीरे धीरे अब ये जो दास श्रम है वो महंगा हो गया, तो धीरे धीरे इनको मुक्त किया जाने लगा। और फिर जो दास थे, जो मुक्त व्यक्ति थे, इनको छोड़ दिया जाता था, यानी कि उनको व्यापार प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जाने लगा। मालिक गुलामों अथवा मुक्त हुए गुलामों को अपनी ओर से व्यापार चलाने के पूंजी और यहाँ तक कि पूरा कारोबार भी सौंप देते थे। जो मालिक होते थे उनको कि तुम उनको पूंजी दे देते थे और कहते थे कि तुम अपना कारोबार चलाओ, और जो बेनिफिट होता था वो जो मालिक होते थे उनको दे देते थे। आगे है मुक्त तथा दास। दोनों प्रकार के श्रमिकों के लिए निरीक्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। निरीक्षण को सरल बनाने के लिए कामगारों को कभी कभी छोटे दलों में विभाजित कर दिया जाता था। छोटे दल है उसमें बांट दिया जाता था। जो कामगार होते थे उनको, निरीक्षण का मतलब क्या है कि उनको देखना, उनकी जांच परख करना, वही निरीक्षण होता है। श्रमिकों के लिए छोटे छोटे समूह बनाए गए जिससे पता लग सके कि कौन काम कर रहा है या काम चोरी कर रहा है। तो छोटे छोटे समूह में पता भी चलता रहे कि काम कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, इसलिए छोटे छोटे है वो समूह बनाए गए। आगे है अश्वारोही। इक्वाइटस कहा जाता था इनको। इक्वाइटस क्या होते हैं? अश्वारोही या नाइट वर्ग परंपरागत रूप से दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह था। यानी सीधा मतलब इसका यही कि जो धनवान लोग हैं उनको अश्वारोही कहा जाता था। मूल रूप से ऐसे परिवार जिनकी संपत्ति उन्हें गुड़ सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी, इसलिए इन्हें इक्वाइटस कहा जाता था। अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। और अश्वारोही जो मतलब जिनके पास है वो गुड़ सेना में है वो भर्ती होने की जो योग्यता हो, वही अश्वारोही हो जाते हैं। अश्वारोही और जो नाइट वर्ग है उसकी विशेषताएं क्या है? सेनेटरों की तरह अधिकतर नाइट जमींदार होते थे, यानी उनके बाद बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, वो धनी वर्ग होता था। ये सेनेटरों के विपरीत, जो सेनेटर हैं उनके विपरीत उनमें कई लोग जहाजों के मालिक, व्यापारी और साहूकार, यानी जो साहूकारी जो बैंकर हैं भी होते थे। यानी वे व्यापारी क्रियाकलापों में संलग्न रहते थे, लगे रहते थे। संलग्न का मतलब है लगे रहना, लगे रहते थे। कौन से? व्यापारिक क्रियाकलापों में लगे रहते थे। इन्हें जनता का सम्माननीय वर्ग कहा जाता था। जो अश्वारोही वर्ग है या फिर नाइट वर्ग भी कह सकते हैं इसको सम्माननीय वर्ग कहा जाता था, और जिसका संबंध महान घरानों से था। मैंने एक ही वीडियो में ये आपका पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दिया है। रोमन साम्राज्य का पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड